नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है कि प्रश्न अभ्यास के विषय में चर्चा करेंगे। दोनों कविताओं का भावार्थ हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसमें इसके प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। तो उत्साह कविता से पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ये कवि बादलों से रिमझिम बरसात करने के स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है, इसका क्या कारण है? उत्तर है, उत्साह कविता कवि का आह्वान गीत है, जिसके स्वर में ओज है तथा क्रांति है। कविता में कवि ने बादलों से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। अर्थात कवि मानता है कि क्रांति की शुरुआत बादलों से ही होती है। गर्जना विद्रोह का प्रतीक है, अर्थात जब कोई किसी बात का विद्रोह करता है तो वह ऊंची आवाज़ में या गरज कर करता है। इस प्रकार से गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। अर्थात कवि बादलों को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है और वह जानता है कि बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती। यही कारण है कि कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। कविता का दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर है, कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की कामना की है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हर लेता है और कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। अर्थात वह चाहता है कि लोगों के हृदय में भी ऐसी ही भावना और शक्ति हो जैसी बादलों की होती है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है, बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है और जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। हम इन अर्थों में बादल इन अर्थों की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है।
उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। अर्थात कविता की ऐसी पंक्ति जिससे किसी भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव अर्थात ध्वनि का प्रभाव पैदा होता हो उसे नाद सौंदर्य कहा जाता है। ऐसी ही पंक्तियों को हमें छांट कर लिखना है। जैसे घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। दूसरा उदाहरण, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तीसरा, विद्युत छवि उर्मे। कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। इसके अतिरिक्त कुछ और पंक्तियां भी हैं, जैसे शीतल कर दो बादल गरजो या विकल विकल उन्मन थे उन्मन इत्यादि। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत एक प्रश्न है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। अर्थात इस प्रश्न के अंतर्गत आपको अपने भावों को कविता के अंतर रूप में दिखाना है जो आप किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर अनुभव करते हैं। अब निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है से प्रश्न उत्तर। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यह पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुई हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, फागुन की प्रकृति प्राय सभी को दर्शन लाभ कराती है। संसार में ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो प्रकृति को सौंदर्य को देखकर अभिभूत ना हो, खुश ना हो। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। अर्थात इस महीने में हमें प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है। अर्थात इस मौसम में फागुन के महीने में चारों तरफ पौधों पर फूल ही फूल दिखाई देते हैं। इसलिए आँखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं और चाह कर भी वहाँ से नहीं हटती। इसीलिए कहा गया है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। अर्थात कवि चाहते हुए भी अपनी आँखों को वहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है, अर्थात अत्यधिक है। कवि ने उसे हर जगह झलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। अर्थात कवि ने ऐसा दिखाया है कि फागुन का सौंदर्य हर तरफ फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी
खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। इसके अतिरिक्त उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है कि फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, जिसे विविध रंग के नव पल्लवों पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई देता है। फागुन की इतनी अतिशय शोभा है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। या फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है। कवि तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वह प्रकृति के दर्शन से तृप्त ही नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, फागुन में बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के कारण जो पेड़ स्नेहहीन उदासीन से खड़े रहते हैं, अनमने रहते हैं, वे सभी नव पल्लवित पुष्पित हो उठते हैं। फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं और हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ व स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस प्रकार से फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से पूर्णतया भिन्न है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं और छायावाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, अर्थात प्रकृति का सौंदर्य को दिखाना और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको उन मानवीकरण अर्थात मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाना। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति अर्थात भाव और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताओं जैसे प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी कविताओं में विद्यमान हैं और कवि की भाषा सरल सहज सुबोध तथा प्रवाहमयी है। इस प्रकार से हम निराला जी की काव्य शिल्प की विशेषताओं के विषय में बता सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो प्रश्न है वह है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर है, होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं और होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मन सुगंध बिखेर देते हैं और लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो यह हमारी निराला जी की दोनों कविताओं उत्साह और अट नहीं रही है का प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।